हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। मैं हूं संदीप और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। आज मैं पुली के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगा। मैं सिर्फ केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत ही बढ़िया ट्रिक दूंगा जिससे जितने भी अब तक के पुली के प्रॉब्लम्स जेई मेन या एएमयू या फिर नीट में आए हुए हैं वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और आई एम डैम श्योर कि अगर एनएलएम की पुली से अगर एनएलएम के पुली से कोई भी क्वेश्चन बनने वाला है तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर का कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर आप सिर्फ मेरे इस लेक्चर को देखते हैं तो आने वाले पुली के प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको आपके एकेडमिक्स में पुली के प्रॉब्लम समझ में आए हों या ना आए हों, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो आप पुली के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इससे इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पुली की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, आपको पुलिस से घबराहट होती है कि कैसे सॉल्व करें, तो घबराइए नहीं। मैं चुटकियों में, मैं सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। एक ऐसा तरीका जो लगभग लगभग क्या हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। और जितने भी जेई या एएमयू के प्रश्न आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, या फिर नीट को भी इंक्लूड करिए, सारे के सारे मेरे तरीके पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ के मैंने डिसाइड किया कि चलो अब ऐसे ही टॉपिक पे काम करते हैं जिससे कम टॉपिक में बच्चों का ज़्यादा स्कोर हो जाए। बिकॉज जेई मेंस आने वाला है, नीट आने वाला है, एएमयू का भी एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो भाई आप मेरे लेक्चर्स को लास्ट तक देखिए। मैं पहला पुलिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगा कि ऑल ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड और आपको और भी कंटेंट चाहिए ऐसे ही कि 1 घंटे का लेक्चर देख के आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, एटलीस्ट आपका ये हो जाए कि इस टॉपिक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो अगर मुझे लगा कि आप लोग सही रिस्पांस कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे, तो मैं उनमें से हर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। और आई एम डैम श्योर कि ऐसा कहीं पे भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं बना रहा हूँ। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। बाकी इंप्रूवमेंट तो होती रहती है इंसान में। चलो तो हम शुरू करते हैं कि जो लोग भी जेई मेन या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो डेफिनेटली इस बैच इसको देखें, मेरी वीडियोस को देखें, बिकॉज दीज ऑल दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वन शॉट में एक क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी पुली की प्रॉब्लम्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको तो पता है, एनएलएम से हमने पुली वाला टॉपिक उठाया है। इसकी डीपीपी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और जेई मेन या फिर नीट की पीवाईक्यूज़ भी आपको हमारे ही टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को वो कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप मुझे टीचमेंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टीचमेंट पे ज्वाइन करने के लिए जैसा कि आपको पता है मैं गोल्ड एजुकेटर और टीचमेंट, तो टीचमेंट पे ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, यहाँ आप उनसे व्हाट्सएप पे एक टीचमेंट का कोड मांग सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये लोग आपकी हेल्प कर देंगे कि हाउ कैन यू ज्वाइन माई कोचिंग। अपनी कोचिंग नीट, जेई या एएमयू बीटेक सबके लिए चलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ कनेक्टेड ब्लॉक ओवर अ पुली। अगर किसी पुली से अब एक पुली हो या दो पुली हो या 10 पुली हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस पुली से बहुत सारे ब्लॉक, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 10 ब्लॉक ब्लॉक कनेक्टेड हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ये पूरी वीडियो 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे चलिए मैं एक एक करके लेवल बढ़ाऊंगा। मैं आपको साथ साथ होमवर्क भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, और आपको उसके आंसर्स भी मुझे बतानी है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि एक पुली है, ध्यान समझिए, ये सब ना देखिए बीडी वगैरह क्या होता है वो सब अभी छोड़िए। अभी क्वेश्चन देखिए, एक पुली है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मैं यहीं से सिखाऊंगा, क्वेश्चन से अपन लोग कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे। इसमें एक पुली है। अब एक पुली है, इस पुली में बोला जा रहा है कि अगर इस ए का मास ए ब्लॉक ए का मास m1 है और ब्लॉक बी का मास m1 है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से मैं इस पुली को यहाँ पे लेके ड्रॉ करता हूँ, आगे लेके ड्रॉ करता हूँ। इस पुली को अगर बोला जाए कि दिस इज़ अ पुली, एक पुली है। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक पुली होता और यहाँ 1 kg का ब्लॉक होता, 1 kg का,
और इस पुली से 5 kg का मांस लटकाते हैं, 5 kg का मांस लटका देते हैं, तो क्या होगा? ये पुली नीचे आने ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा, ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा। पुली तो आपने खैर देखा ही होगा, कुआं वगैरह में पहले पानी निकाला जाता था। ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है, तो ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब उसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले चीज़ तरीका, एक्सेलरेशन पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस रस्सी में तनाव कितना है, इस रस्सी में टेंशन कितना है, T1 T2 जो भी पूछा जा रहा है, इस रस्सी में भी टेंशन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहले देखिए कि क्या पुली का मास है, पुली का मास है, पुली का मास है, नहीं। पुली में फ्रिक्शन है, नहीं। ना तो यहाँ पे पुली में मास है और ना ही पुली में फ्रिक्शन है। जनरली क्वेश्चन में होता भी नहीं है। पुली में मास और फ्रिक्शन अगर होगा तो ये पुली में क्या होगा, टॉर्क लगने लगेगा, और उसको हमें टॉर्क के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा। ये एनएलएम का क्वेश्चन है, ये रोटेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पुली में ना तो फ्रिक्शन है ना ही पुली का मास है, तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा। तो पहला रूल अपना ये है, पुली के क्वेश्चन को ध्यान रखने सॉल्व करते समय पहले ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले धागे को पकड़ना है। इस धागे को पकड़िए, क्या ये जो धागा है वही नीचे मतलब ये पूरा धागा, ये पूरा धागा आपको दिख रहा होगा। ये जो धागा दिख रहा है आपको, क्या सेम धागा है, सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। क्या ये रस्सी सेम है, क्या ये स्ट्रिंग सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि ये वाली रस्सी और अलग है या ये वाली रस्सी अलग है, लेकिन ये वाली रस्सी अलग है। दिस रोप इज डिफरेंट। अरे आप खुद देख सकते हैं कि एक इस पुली को किसी और रस्सी से लटका दिया गया और एक रस्सी को एक रस्सी में इधर कोई मांस बांध दिया गया और दूसरा कोई मांस बांध दिया गया। तो देखिए जो रस्सी सेम है, जो रस्सी सेम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रस्सी सेम है, अगर रस्सी सेम है तो जितना ऊपर ये वाली रस्सी जाएगी उतना ही नीचे वाली रस्सी जाएगी। मतलब इन दोनों का किसी फिक्स टाइम पर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो अगर रस्सी सेम है तो जिस वेलोसिटी से ए वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से ए वाला ब्लॉक नीचे आएगा, बिकॉज रस्सी सेम है, कंस्ट्रेन मोशन। या फिर याद रख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रख लीजिए कि अगर रस्सी सेम है तो जिस एक्सेलरेशन या जिस वेलोसिटी या जिस डिस्प्लेसमेंट में ए वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा दूसरा वाला भी ब्लॉक उसी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आएगा। बस ये बात याद रखिए। पहली चीज़ मैंने जो याद रखने वाली बताई कि अगर रस्सी सेम है तो जिस वेलोसिटी या जिस एक्सेलरेशन से पहला वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो उसी वेलोसिटी से या उसी एक्सेलरेशन से दूसरा वाला ब्लॉक नीचे आएगा। तो मैंने मान लिया M1 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो M2 ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, मैंने डायरेक्शन के साथ एक्सेलरेशन मान लिया। अब दूसरी बात, अगर रस्सी सेम है तो अगर M1 में टेंशन T1 है तो इस वाले रस्सी में भी टेंशन सेम होगा। रस्सी में टेंशन सेम होगा अगर रस्सी सेम है तो। अब टेंशन के डायरेक्शन में भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं अभी बताता हूँ। देखो, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक रूल लगाएंगे, कोई अभी ट्रिक नहीं, अभी कोई ट्रिक नहीं। FBD, अब FBD क्या कहता है? कहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें हर बॉडी को काट के अलग करना होगा। तो इसको भी काटा, इसको भी काटा और इसको भी काटा। ये है बॉडी फर्स्ट, दिस इज बॉडी फर्स्ट, इसको पहले ड्रॉ करो, इसको पहले ड्रॉ करो। FBD को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, हर बॉडी को फ्री कर दिया। अब चूंकि ये M2 है तो इसके वजह से नीचे एक M2G वेट लगेगा, धरती माता अलग खींचेंगी। अब देखो टेंशन, रस्सी है, रस्सी में तनाव होगा। अभी जो रस्सी है ना, एक कांटेक्ट पॉइंट देखो कहाँ है इनका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है। कांटेक्ट पॉइंट से हमेशा अवे लगता है, कांटेक्ट पॉइंट से हमेशा अवे लगता है। तो मान लिया इस रस्सी में टेंशन T1 है और एक कांटेक्ट पॉइंट से अवे है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो मैंने इस बॉडी का FBD बना दिया। दूसरे वाले बॉडी का FBD बनाता हूँ तो मुझे ये दिखेगा कि दिस इज मास M1। अगर ये मास M1 है तो नीचे वेट लगेगा M1G और ऊपर की तरफ वेट लगेगा क्या, ए भी टेंशन सेम लगेगा और कांटेक्ट पॉइंट से अवे लगेगा। तो कांटेक्ट पॉइंट ए था तो इससे अवे ऊपर की तरफ ही लगेगा। और तीसरा कौन सा बॉडी है? तीसरा है पुली। पुली को भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगा। पुली में देखो एक रस्सी इधर खींच रहा है, एक रस्सी इधर खींच रहा है और एक रस्सी ऊपर खींच रहा है। तो इसको मान लिया कुछ T2 और ये T1 है। अरे देखो ना, एक कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट से अवे लगेगा। अब एक ही रस्सी है तो टेंशन, रस्सी में एक ही रस्सी है तो टेंशन हर जगह सेम होगा। तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट से अवे मार दो एक टेंशन T1।
ए भी कांटेक्ट पॉइंट है, इससे अवे मार दो टेंशन T1, तो तीनों का आपने एबीडी बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो एक्सेलरेशन, ए वाले बॉडी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, ए वाली बॉडी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, हमने माना हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिख दूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इस पर मैं नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखूँ, ध्यान से देखो, क्या मैं इस पर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो भैया। तो क्या मैं इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ? तो मैं लिख दूँ नेट फोर्स क्या होगा, नीचे वाले एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा ना, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से क्या मैं इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो लिखूँ दूसरे वाले पे? तो हाँ भैया लिख लो, बिल्कुल लिख लूँगा। अरे न्यूटन सेकेंड लॉ में तो यही बोला गया था, न्यूटन सेकेंड लॉ में बोला क्या गया था, सेम बात ही तो बोली गई थी ना। अरे नहीं बोली गई थी क्या, इसमें क्या बोली गई थी, इसमें यही सेम बात बोली गई थी। तो मैं उसमें क्या लिखूँगा, देखो ध्यान से, इसमें टी एक्सेलरेशन आपने ऊपर माना है तो टी ज़्यादा होगा m2g कम होगा, तो मैं बोलूँगा t माइनस m2g इज इक्वल टू वाट, m2 है, m2 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं बोलूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दो तो क्या होगा, ये टी से टी कट जाएगा, दैट विल बी m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो a की वैल्यू क्या आई, m1g माइनस m2g अपान m1 प्लस m2। अरे a कॉमन कर लिया, ये आ गई a की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ऑफ कोर्स आ गई, ए की वैल्यू आ गई। दिस इज आवर आंसर। ये ट्रिक नहीं है, मैं अभी तुम्हें बेसिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक तो तुम्हें जब दिखाऊंगा तो कहोगे बाय भाई। अब मैं टेंशन निकालना सिखाता हूँ। अब टेंशन क्या होगा, इस एबीडी को पकड़ो, तुम बोल रहे हो इस पर टेंशन टी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारी आ गई है, तो मैं इस एक्सेलरेशन की जो तुम्हारी वैल्यू आई है, इस एक्सेलरेशन की जो तुम्हारी वैल्यू आई है, अगर मैं इस पे रख देता हूँ तो टेंशन मुझे मिल जाएगा। ऑफ कोर्स x1 की ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, तुम्हें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे पुली पे टेंशन निकालना होता तो क्या करता, मैं बोलता कि पुली तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे के बराबर है, तो T2 इज इक्वल टू वॉट, T1 प्लस T1, तो T2 की वैल्यू तो 2T1 आ जाती, ठीक है। तो इन तीनों पे फोर्स निकालना बहुत इजी था, यहाँ पे टेंशन भी निकालना इजी था, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं था, ये बेसिक मेथड था, ये सब सिखाते हैं। अब मैं जो तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये है अपना गजब का ट्रिक, अपना गजब का ट्रिक ये है, बहुत बेसिक सा ट्रिक है। ट्रिक ये है, देखो, अगर तुमने किसको नीचे आते हुए माना है m2g। अब देखो किस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा होगा, m2g की वजह से, ठीक, हाँ या ना। अब इसको इसको आने से कौन रोक रहा है, ए वाला रोक रहा है। अरे देखो ए नीचे आना चाहता है लेकिन ये रोकना चाहता है, इसका वेट रोकना चाहता है, m1g रोकना चाहता है, तो मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो क्या लिखूंगा, m2g जिसकी वजह से आना चाहता है। अब ए इसको ए और ए इसकी वजह से तो आना चाहता है लेकिन ए इसको रोकना चाहता है, तो एफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, m2g माइनस f1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। अरे तुमने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन बराबर एफ इफेक्टिव बाई मास। एफ इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, यही है m2g माइनस m1g, क्योंकि ये नीचे लेके आना चाहता है, ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है और ये वाला ब्लॉक इसको रोक रहा है, तो क्या होगा m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2, ख़त्म बात। यही तो एक्सेलरेशन होगा, बस आ गया एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन आ जाएगा। टेंशन कैसे आएगा, टेंशन ऐसे आएगा कि मैं अगर इसका एबीडी बनाऊँ तो मैं लिखूँगा ये नीचे आ रहा था तो m2g, और ये इसको टेंशन क्या कर रहा था, रोक रहा था। अरे इसका एबीडी देखो ना यार, एबीडी क्या है m2g, और इस पे ऊपर की फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन, और एक्सेलरेशन नीचे है, तो मैं लिखूंगा ना न्यूटन सेकेंड लॉ है कि एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हुआ भाई, एफ नेट कितना हुआ m2g माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज फर्स्ट। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, टेंशन की, क्योंकि अपने को m2g तो पता ही है। तो क्या ये बहुत ईजी सा ट्रिक था, इजी मेथड था, ऑफ कोर्स इजी मेथड था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डब्ल्यू में सवाल आया हुआ है, तो इसको मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगा, क्या बोल रहा है कि the two mass m1 m2 are joined together by what, by
means of light, an external string passes over a frictionless pulley as shown in figure. The bigger mass is released, the small one will be ascend with a acceleration. इसमें साफ साफ बोला गया है कि देखो, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, तुम पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से सुनो, कि ये जो मास है इसका, पुली का मास है कुछ नहीं है, ठीक है, पुली फ्रिक्शनलेस है। स्ट्रिंग का भी मास कुछ नहीं है। अब जब स्ट्रिंग का मास नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि इस स्ट्रिंग में जितना टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में भी उतना ही टेंशन होगा। बात खत्म। हमसे बोला जा रहा है कि जब इसको रिलीज़ किया जाएगा तो छोटे वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं मान लिया कि जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। चूँकि स्ट्रिंग सेम है तो इसका मतलब जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये वाला। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं बोलूँगा कि भैया नेट मूवेबल फोर्स अपॉन टोटल मास, यही होता है ना। एक्सेलरेशन इजकल टू एफ नेट बाई एम होता है, एक तरीके से समझ लो। अब एफ नेट क्या है, इसको नीचे लाना कौन चाहता है, एम जी। देखो इसका वेट है एम जी, और इसको नीचे आने से रोकना कौन चाहता है, एम जी बाई टू, तो एम जी बाई टू हो गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एम जी माइनस ए रोकने वाला फोर्स है एम जी बाई टू अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, मास प्लस एम बाई टू, तो ये कितना हो गया भाई, एम जी में से आधा एम जी गया तो एम जी बाई टू इंटू 3m/2, ये कट गया, ये क्या बचा, g/3 आंसर। एक लाइन का आंसर यार, एक लाइन का आंसर WBJE का सवाल था, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ सवाल था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, इजी सवाल है। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाया जाए, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, बोला जाए कि यहाँ पे 2 मास लगा दिया जाए तो एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं तुमसे क्या बोलूँगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं तुमसे यही इस क्वेश्चन में भी सेम बोलूँगा। देखो कि ए वाला, इस पूरी रस्सी को देखना ध्यान से, इस पूरी रस्सी को, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी सेम है, तो इसका मतलब इस वाले रस्सी का जो टेंशन होगा वही इस वाले को होगा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक में टेंशन अलग होगा, बिकॉज रस्सी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। मैं इसको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ, अदरवाइज यू मे बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। गाइज मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर तुम लेक्चर को पूरे लास्ट तक देखो, मैं कितने बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम कहोगे वाह भैया, ठीक है। टाइम देखो, 3:06 पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट आई वांट टू वर्क फॉर यू, ठीक है। तो तुम लास्ट तक वीडियो के बने रहो, और मैं इस बात का भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर मैं इतनी रात को इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं कुछ अच्छा ही दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में तुमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन किसी भी ब्लॉक का पूछा जा सकता है, M1 का पूछा जा सकता है, M2 का पूछा जा सकता है, M3 का पूछा जा सकता है, या यहाँ इस रस्सी का टेंशन पूछा जा सकता है, या इस रस्सी का टेंशन पूछा जा सकता है, तो अभी भी नियम वही होगा। पहला बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल है कि तुम सबका एबिलिटी बनाओ, सबका एबिलिटी बनाओ, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया, सबका एबिलिटी बनाया गया, सबका एबिलिटी बनाया गया। 4 है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक प्लस पुली, 4 एबिलिटी बनी। मैं इसके लिए चारों का इन्होंने इक्वेशन लिखा है और बाकी निकाला है, पर मैं अब इतना नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो अपने को पहला आइडिया लगना चाहिए कि ये स्ट्रिंग सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों में टेंशन सेम होगा। ये स्ट्रिंग अलग है, मैं इसको रेड कलर से वो करता हूँ, तो इसमें टेंशन अलग होगा। लेकिन जिस स्पीड से ये आएगा, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो जिस स्पीड से ये आएगा, जिस स्पीड से ये आएगा उसी स्पीड से इसको भी आना होगा, या जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से M3 को भी नीचे जाना होगा, मतलब इनका एक्सेलरेशन सेम होगा। और जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से इसको भी ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक पूरा ब्लॉक मान लेता हूँ, इसको मैं पूरा एक ब्लॉक मान लेता हूँ, और मैं इसको पुराने क्वेश्चन से रिप्लेस कर देता हूँ। ये पुली है, इसका मास M1 है, और इस पुली पे M3 प्लस M2 प्लस M3 है। अब मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, तुम बोलोगे कि M3 प्लस M2, ये नीचे नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाई जी, और इसको रोकना कौन चाह रहा है, इसको रोकना चाह रहा है M1 मल्टीप्लाई बाई जी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे वाला फोर्स M2 प्लस M1 जी, ठीक है, माइनस M2 प्लस M3 जी, अरे ये दोनों M2 प्लस M3 है ना, माइनस M1 जी अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, M2 प्लस M3 प्लस M1, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ऑफकोर्स आंसर, ऑफकोर्स अपना आंसर आ गया। अब देखो आंसर आ गया एक्सेलरेशन। अब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछता
कि टेंशन बताओ, टेंशन बताओ, तो अब तुम एबीडी बना के करते। इसमें माना है अगर तुमने टेंशन टी, तो कैसे करते? एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता है, इसका इक्वेशन अगर तुम्हें लिखना होता तो कैसे लिखते? टेंशन ए चूंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब टेंशन बड़ा है, तो टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू तुमने कहाँ से निकाल ली है? यहाँ से निकाल ली है। अगर इसमें टेंशन पूछता, इसमें टेंशन पूछता तो क्या लिखते? इसमें टेंशन पूछता m2 में तो क्या लिखते? मैं इसको फिर से नेक्स्ट फिगर में लेके चलता हूँ। m2 में अगर तुमसे पूछता तो मैं m2 को कट करके लेके चलता हूँ कहीं, ठीक है, किनारे साइड में। आई होप देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे देखो सेम आई है, और आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम एक लाइन में कैसे आंसर लिख रहे हो। अगर मुझे m2 की वैल्यू निकालनी है, m2 की वैल्यू m2 में टेंशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होना चाहिए, बहुत सिंपल सा अप्रोच ये है। देखो सिंपल सा अप्रोच ये है कि मैं m2 को काट के इधर लेकर आया, और ये चूंकि इसका कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे ऊपर की तरफ इससे अब टेंशन होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? m2 इंटू जी हो जाएगा, और नीचे ये एक्सेलरेशन से आ रहा था, तो मैं फिर बी डी बनाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा, चूंकि ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा m2g। और एक चीज़ और, इस रस्सी में टेंशन भी था, इसका वेट तो था ही, और रस्सी में एक टेंशन भी था T2। देखो इस रस्सी में भी टेंशन T2 है, चूंकि ये कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे आगे की तरफ होगा टेंशन, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? m2g प्लस T2 माइनस T1 बराबर m2 इंटू एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना। और अगर इसके नीचे वाले का एबीडी बनाना हो तो कैसे बनाओगे? बोलोगे कि भैया इसमें एक नीचे एफ एम जी लग रहा है, m3g लग रहा है, तो इसका एबीडी देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसका एबीडी, और इसका अगर T2 निकालना हो तो ऐसे निकालूंगा। देखो दिस इज m3g, ऊपर क्या है? सिर्फ और सिर्फ T2, और नीचे क्या? एक्सेलरेशन। तो तुम बोलोगे भैया m3g माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये बहुत सिंपल सवाल हुआ, बहुत सिंपल सवाल। अब एक यहाँ लगाए, या एक और लगाए, या एक और लगाए, 10 लगाए, या फिर यहाँ भी एक लगा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा रूल यही रहेगा। सबको पहले एक मान लेंगे इधर वाले को, और इधर वाले को सबसे सबसे पहले एक मान लेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अब जब एक बार एक्सेलरेशन लिख लिया तो क्या टेंशन निकालने में दिक्कत है? नहीं, एबीडी बनाएंगे और टेंशन निकाल देंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन में ना पहले क्या हो रहा था, ये चीज़ रोक रही थी, ये चीज़, इस चीज़ का वेट नीचे लग रहा था, ये रोक रही थी। इस ध्यान से देखो, पहले ऐसा हो रहा था, मैं यहाँ दिख नहीं रहा है, आई नो, बट सॉरी फॉर दैट। इस चीज़ को देखो, इस पहले का क्वेश्चन ये था कि ए m1g इधर लग रहा था नीचे, और m2g इधर लग रहा है। हमारा ये फंडा था, अपना फंडा यही था। अब क्या था ना, ये नीचे आना चाहता था तो इसको रोकना चाहता था। देखो तुम ही सोचो ना, ऐसा मामला हुआ कि एक पुल ही है, अब ए वाला चीज़ नीचे आना चाहता है तो ये इसको रोक रहा है ना, रोक रहा है, लेकिन अब इसको क्या किया गया? एक प्लेन सरफेस पे रख दिया गया। तो अगर अब ये नीचे आएगा तो क्या ये इसको रोक पाएगा? क्या इसके इस डायरेक्शन में कोई, वाई डायरेक्शन में कोई रोकने के लिए कोई फोर्स लग रहा है? अरे भाई mg अगर इसका लगेगा भी, m1g अगर इसका तुम कहो कि भैया m1g लग रहा है, तो इसको तो नॉर्मल बैलेंस कर ले रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है जो इसको रोक पाए, ठीक है। अब इसको कोई रोक नहीं पा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा कि कौन फोर्स लेके आने के लिए जिम्मेदार है, तो सिर्फ यही वाला फोर्स m2 ही फोर्स लेके आने के लिए जिम्मेदार है। यह ना तो इसका सपोर्ट कर रहा है और ना ही रोक पा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m2g बाई टोटल मास m1 प्लस m2, खत्म बात। आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकालना तो बहुत ईजी है। इसका एबीडी बनाओ, इसको काटो, बहुत बहुत सिंपल है। इधर क्या होगा? टेंशन, और एक्सेलरेशन भी इसका इधर ही है, तो क्या हो जाएगा? टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? m2g अपॉन m1 प्लस m2। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो टेंशन भी निकल गया, देखो कितना इजी, कितना इजी, ठीक। जस्ट अ फीलिंग वाली बात है। अभी एमयू वालों ने इसी पे क्वेश्चन उठा के दे दिया था, बोला था कि टू ब्लॉक ऑफ मास m and m आर कनेक्टेड विद a string over a pulley on the downward acceleration of the block of mass m। इस मास m का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा? तो बहुत कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्या है? इसको रोक पा रहा है?
नहीं रोक पा रहा है। क्या ये कोई अलग फोर्स लगा रहा है? अब अगर फ्रिक्शन होता ना तो इधर फोर्स लगने लगता है, लेकिन जब फ्रिक्शन है नहीं तो ये ना तो इसके रोकने के लिए जिम्मेदार है और ना ही इसकी कोई सहायता कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही फोर्स है जो इसको नीचे ले जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। वो कौन सा फोर्स है? एम इंटू जी अपान टोटल मास। टोटल मास क्या होगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आंसर कौन सा आंसर होना चाहिए? एम इंटू जी अपन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये बहुत ईजी सवाल था। अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इट्स अ गुड, एक तरीके से ठीक क्वेश्चन कहूँगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगा है। बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि टू मास ए एंड बी 10 kg। एक्चुअली मैं फ्रिक्शन अभी लेके नहीं आना चाहता था, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं लेके आया फ्रिक्शन वाली क्वेश्चंस को। मैं सोचा था कि अलग वीडियो बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा भी। अगर तुम्हारा बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा, तुम्हें पसंद आया मेरा लेक्चर, तो आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे तुम्हें मिलेंगे। इसके लिए तुम्हें बस इसे सब्सक्राइब करना है, पिन कर लेना है, और जो भी कर सकते हो मेरे साथ जुड़े रहो। आई विल डेफिनेटली टीच यू फिजिक्स। 1 से 2 महीने में मैं तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। आई नो दिस। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो हम फिर से ट्रैक से भटक गए थे, अभी काम पे आते हैं। टू मासेस ए एंड बी। अब टू मास, एक मास ए है, इसका एक मास ए है जिसकी वैल्यू 14 kg है, और दूसरा जो है बी जो है 10 kg का है। अब क्या है ना, इन्होंने बोल रखा है, ध्यान से सुना, इन्होंने बोल रखा है कि ए और बी एक स्ट्रिंग से बंधे हुए थे। अब यहाँ पे ना फ्रिक्शन था, यहाँ पे फ्रिक्शन था। अब तुम्हें पता है फ्रिक्शन किसी तरीके के होने वाले रिलेटिव मोशन का क्या करता है? विरोध करता है। ये चाहता ही नहीं है कि मोशन हो। ये ध्यान से समझना, फ्रिक्शन मतलब बजरंग दल। ये चाहता ही नहीं है कि मोशन हो। तो क्या होगा? क्या होगा? फ्रिक्शन जो है दैट इज़ 0.4। फ्रिक्शन की वैल्यू जो म्यू की वैल्यू जो दी गई है दैट इज़ 0.4 दी गई है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से, बहुत प्यार से। बोला जा रहा है कि अभी क्या था ना, शुरू में क्या था कि जैसे ही इसको छोड़ते थे तो बी नीचे भाग आता था। लेकिन क्यों? क्योंकि ए इसको रोक नहीं पाता था। क्योंकि यहाँ पे देखो होगा क्या कि जब तुम छोड़ोगे ना तो बी नीचे आने की कोशिश करेगा, और अब बी नीचे आएगा तो ये रस्सी इसको खींचेगी। अब रस्सी यहाँ नीचे खींचेगी तो यही रस्सी इधर है, तो ये वाली चीज़ खींचने लगेगी। अब अगर फ्रिक्शन के पास इतना पावर हुआ, फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा, बिकॉज ये तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन के पास इतना फोर्स हुआ कि ये इस टेंशन को बराबर कर पाए, टेंशन के बराबर हो पाए स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फिर ये ब्लॉक नहीं चलेगा। और अगर ये फ्रिक्शन कम हुआ टी से तो फिर ब्लॉक चलने लगेगा। तो इसने बोला है कि ए के ऊपर कितना मास और रख दें, कितना मास और रख दें कि ब्लॉक ना चल पाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले तरीका समझो। तरीका क्या है? ए बी जो है ये नीचे लेके आना चाहता है, ठीक, बी नीचे लेके आना चाहता है, और ए फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है। बस यही बात हो रही है। बी नीचे लेके आना चाहता है, फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है। मैंने मान लिया, क्या माना देखो, मैंने ये माना कि अगर मुझे बेसिक से करना होता तो मैं ऐसे बोलता कि पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी का इधर होगा, बी की वैल्यू 10 है तो मैं लिखूँगा 10G और ऊपर होगा टेंशन, ठीक। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस ए प्लस सी का, तो ए प्लस सी को मैंने ब्लॉक मान लिया। मैंने मान लिया कि ए है 15 और सी का मास मैंने एम दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने अब क्योंकि सी का मास ही हमें बताना है, मैंने मान लिया कि एम मास और रखा हूँ तो ये नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसका कांटेक्ट पॉइंट है तो टेंशन बाहर की तरफ लगेगा, इससे अवे लगेगा, और फ्रिक्शन एक जो है जो इसको रोकना चाहता है वो इधर लगेगा। अब चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ, वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.4। म्यू जो होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, और नॉर्मल कितना है? तुम ही सोचो ना, नीचे इस पर कितना फोर्स लग रहा था? एम जी, तो 15 प्लस एम इंटू जी। इसको बैलेंस कौन कर रहा था? नॉर्मल, ऊपर की तरफ। नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? 15 प्लस एम इंटू जी, तो दैट विल बी 15 प्लस एम इंटू जी। ए फ्रिक्शन की वैल्यू है। अगर ए नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ए कम से कम टेंशन से बराबर है या उससे बड़ा है, ये ध्यान बात है। लेकिन चूंकि बात स्टैटिक की है तो स्टैटिक फोर्स ए टेंशन के जस्ट बराबर होगा, ठीक है, टेंशन के जस्ट बराबर होगा। तो मैं बोल दूँ ना कि अगर इस फोर्स को
ये फ्रिक्शनल फोर्स कैंसल आउट कर दे तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो लिख सकता हूँ ना कि 10G की वैल्यू 10 रख लो यार, इज इक्वल टू ये देखो 0.4, 4/10 कर लिया इसको, इंटू वाट 15 प्लस एम इंटू जी। अब जी की वैल्यू 10 रखो, 10 ने 10 को मार दिया। अब इसको सॉल्व करो, 100/4 इज इक्वल टू 15 प्लस एम। इसको कॉल सॉल्व करो, कितना हुआ 25 चौको 100 बराबर 15 प्लस एम। तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ रही है, 25 को इधर भेजो तो एम की वैल्यू आएगी 10, तो 10 के जी आंसर। तो ये सवाल बहुत लुल्ल था। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करते, तुम बोलते कि भैया ये नीचे लेके आना कौन चाहता है, नीचे सिर्फ यही वाला फोर्स, यही वाला लेके आना चाहता है। इस सवाल को अगर मुझे डायरेक्ट करना होता, अपन लोग जो रूल अभी सीखते आ रहे हैं, रूल क्या मतलब अपन लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, अगर मुझे उस पर इस सवाल को डायरेक्ट करना होता तो तुम बोलते कि इसको नीचे लेके आना कौन चाहता है, ए लेके आना चाहता है M2B, मतलब 10G लेके आना चाहता है। इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो अगर ए फ्रिक्शन इसको रोक दिया, मतलब फ्रिक्शन बराबर 10G हो गया, तो ये नहीं नीचे आएगा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल बराबर 10G। म्यू की वैल्यू क्या है 0.5, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, नॉर्मल की वैल्यू है 15 प्लस एम इंटू जी बराबर 10G। अब जी ने जी को मार दिया, अब इसको इधर लेके आओ और m की वैल्यू 10 पा जाओ। तो बहुत सिंपल सवाल था, इतना टाइम नहीं वेस्ट करता, बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो मेरा इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बट एग्जाम में तो तुम ऐसे क्वेश्चन को एक एक लाइन में करोगे, एक एक लाइन में, ठीक है। अब जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसमें मान लो कि या जो देखो जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे खींच के लेके आ जाएगा। तो अगर M1 खींच के नीचे लेके आता है, मैं इसको अलग उस पे लेके चल रहा हूँ, अलग पेज पे लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। पहले ही तुम कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे, अरे बहुत लुल्ले सवाल होता है। मैं बीडी नहीं बना रहा इसका, बीडी बना के मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें ट्रिक जो सिखा रहा हूँ उससे सीखो। अगर मान लिया ए वाला मास ज़्यादा है और इधर का एक्सेलरेशन नहीं है, तो देखो क्या है, रस्सी सेम है, पहले तो पकड़ो रस्सी सेम है। हाँ भैया रस्सी सेम है, यहाँ से यहाँ तक आने में रस्सी सेम है। रस्सी सेम है तो इसका मतलब टेंशन सेम होगा और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन से भी ऊपर जाएगा। तो अब तुम बताओ, इसके वेट का कंपोनेंट देखो प्लेन के अलॉन्ग, ये क्या लग रहा होगा, अगर ये बीटा है तो दैट विल बी mg साइन बीटा। इसका वेट नीचे mg लग रहा होगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या लग रहा होगा, mg साइन अल्फा। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो कौन सा वाला कंपोनेंट इसको इधर लेके आना चाहता है, तो यही वाला कंपोनेंट है जो प्लेन के अलॉन्ग इधर लेके आना चाहता है। इसका अपोज कौन कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg साइन, जो लेके आना चाहता है वो, माइनस जो इसका अपोज कर रहा है वो, अपन टोटल मास मान लो ये m1 था और दिस इज m2 था, टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। क्या इस सवाल में कोई दम था, बिल्कुल दम नहीं था। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि भैया ये कैसे आया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ mg साइन कैसे आया। मान लो अगर कोई ये प्लेन था, अगर ये थीटा है तो इस ब्लॉक का mg मास किधर लगेगा, वेट किधर लगेगा, नीचे लगेगा mg। अब मैं इसके नॉर्मल किधर होगा, ऑफ कोर्स नॉर्मल इधर होगा। अगर ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा। कैसे, देखो ए थीटा तो ए 90, बात समझना मेरी, ए थीटा तो ए 90, तो ए 90 माइनस थीटा, हाँ या ना, ए 90 माइनस थीटा तो ए थीटा, ठीक है। अब मैं इस एम जी के कंपोनेंट को इधर तोड़ना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इसके ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगा, मतलब प्लेन के अलॉन्ग हो जाएगा, दैट विल बी एम जी साइन थीटा। तो मैं याद रख लिया कि अगर कोई प्लेन है, इस पे एक बॉडी है, तो इसका अगर ये थीटा है तो इसका इधर इधर के अलॉन्ग कंपोनेंट जो होगा वो एम जी साइन थीटा होगा, और इधर के अलॉन्ग कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा। ये हम अपने को याद है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब टेंशन निकालना होता तो क्या टेंशन निकालना बड़ी बात थी, नहीं ऑफकोर्स बड़ी बात नहीं थी भैया। टेंशन भी निकाला जा सकता है बहुत ईजी तरीके से। कैसे, मैं इसको पकड़ता और मैं देखता टेंशन इसका इधर लगेगा और एम जी साइन थीटा इसका इधर है, एम जी साइन बीटा इधर है, और एक्सेलरेशन भी इधर है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे मैं एनएलएम का इक्वेशन लगाऊंगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वो क्या होगा, दैट विल बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम जी साइन बीटा माइनस टेंशन बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन। बस इस इक्वेशन में मैं क्या लिख दूंगा, ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, टेंशन खत्म,
साफ निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? ऑफ कोर्स निकल के आ जाएगा। जैसे इस सवाल था, इस सवाल तो अभी थोड़ा सा मे भी तुम्हें लगे कि अरे ये बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक सवाल दिखाता हूँ जो सॉल्व करने के बाद तुम कहोगे अरे यार सर कैसा भाई, कैसे सवाल दे रहा हो, कैसे सवाल। अच्छा, ये केरला वाला कैसे करोगे? बिल्कुल करोगे, इसका माइनस इसका इक्वल टू 0 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो चलो हम आते हैं पीछे, इस सवाल को करके देखते हैं। इसमें पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगा लो यार। मैं ट्राई तो किया कि तुम्हें एक बढ़िया सवाल दे पाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। क्या बोल रहा है? इन द एडजेसेंट फिगर मास ऑफ ए बी एंड सी इज 1 3 1 3 एंड 2। ए की का जो मास है, ए का जो मास है दैट इज़ 1 kg, बी का जो मास है दैट इज़ 3 kg, सी का जो मास है दैट इज़ 2 kg। अब पूछा गया द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है और पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो भैया मैं कुछ चीज़ें पहले डिफाइन करूँगा। ये दोनों रस्सी सेम थी, तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों रस्सी में जो टेंशन होगा सेम होगा। तो मैं इस पे अगर टेंशन इधर मार्क करता हूँ तो इस पे टेंशन इधर मार्क करना होगा और यहाँ पे टेंशन इधर होगा, ठीक। अब अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो चलो इन दोनों को ना पहले तुम एक सिस्टम मान लो, इन दोनों को एक सिस्टम मान लो और इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, इस नज़र से देखो कि ए वाला है और यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें ए प्लस बी एक साथ है, ए प्लस बी एक साथ है, और यहाँ पे क्या है? सी है। मैं देखो फिगर बहुत गंदा बनाता हूँ। अब ए एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत ये बनाया है कि इसको उड़ा दिया हूँ हवा में हवा में उड़ा दिया हूँ, ठीक है। तो हवा में नहीं उड़ाना है, ठीक है। अब मैं बोलूँ, मान लो एक्सेलरेशन किधर मानोगे, बॉडी का एक्सेलरेशन नेट किधर हो रहा है? मैंने मान लिया कि इधर हो रहा है। अगर बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो इधर वाला कंपोनेंट पहले देखो क्या होगा, एम जी साइन थीटा होगा। अरे इसका कौन सा कंपोनेंट इसको इधर लेके जाना चाहेगा? एम जी साइन थीटा। तो मैं क्या लिखूँगा? इसकी वैल्यू क्या है? 2 kg है ना, तो दैट विल बी 2 kg, और दैट विल बी व्हाट? ए प्लस बी कितना होगा? 1 + 3, तो दैट विल बी 4 kg। तो मैं खैर मैंने उल्टा डायरेक्शन में माना है, पर कोई नहीं, वो तो ए का साइन बता देगा कि किधर होगा। तो मैं ए को मानता हूँ 2 g साइन 30। हाँ, और इधर देखो क्या हो जाएगा, ये होगा 4 g साइन 60। तो कुल मामला क्या हुआ? एक्सेलरेशन निकला होगा तो क्या लिखोगे? ये चीज़ नीचे ले जाना चाहता है और ये इसका अपोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2g साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस ये अपोज कर रहा है, तो 4g साइन 60 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। ख़त्म बात। सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? एक कट गया, जी ने जी को वो कर दिया, √3/2 कर लो, तो दैट विल बी, पहले तो जी कॉमन करो, 1 - 4 √3/2 अपॉन 6, तो दैट विल बी जी माइनस 2 × 3। यही होगा ना? ऑफकोर्स यही होगा। सॉरी मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी है, ठीक है। तो ये हो जाए 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 1 - 2√3/6, दैट इज़ आवर आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब टेंशन इन स्ट्रिंग चाहिए। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए तो क्या लिखोगे? इधर वाला मास देखो निगेटिव आ रहा है, 1 में से कुछ ज़्यादा घट रहा है तो निगेटिव आ रहा है। इधर वाला मास माइनस इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू एम है। हाफ कोर्स ए निकल गया तुम्हारा, ए की वैल्यू निकल गई है, तो टेंशन निकालना बहुत ईजी था। तो इस तरीके के सवाल को हैंडल करना और भी ईजी होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसे सवाल को तुम बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो इस सवाल को अगर करना हो तो कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो कैसे करोगे? तो मान लो पहले तो एक तुम डायरेक्शन मानो कि किधर एक्सेलरेशन होगा। मैंने मान लिया कि इधर एक्सेलरेशन होगा, तो मैं क्या बोलूँगा? इसको नीचे लेके आने में किसका हाथ है? इसका, पहली बात, ठीक है। तो ये लिखूँगा mg मतलब 2g। ये क्या कर रहा है? ये नीचे ही आएगा ऑफकोर्स, ये इसका साथ देगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2g साइन 30 डिग्री, बिकॉज ये तो इंक्लाइंड प्लेन पे के अलॉन्ग मोशन कर रहा है ना, तो इधर तो जी साइन 30 डिग्री होता है। और ये क्या करेगा? ये इसका साथ नहीं करेगा, देगा, ये विरोध करेगा, ये खुद नीचे लेके जाना चाहता है, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या दी गई है? अच्छा, ये बोल रहा है कि रिमेन रेस्ट पे रहे, रिमेन रेस्ट पे रहे तो मतलब इधर का टोटल फोर्स क्या हो जाए? इसके बराबर हो जाए,
एक ही वैल्यू पूछी है तो ये किसके बराबर होगा, मास इंटू जी के बराबर। खैर ये सवाल हो गया, ये तो सवाल खड़े खड़े हो गया यार। तो ये मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2 sin 60, sin 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो दैट विल बी 3 आंसर। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। बोल रहा है कि ए का मास कितना हो कि इसको रोक ले, ए नीचे जाने से रोक ले। नीचे जाने से रोक ले मतलब इधर नीचे ले जाने के लिए जो फोर्स जिम्मेदार है उनको ए वाला फोर्स रोक ले, तो नीचे ले जाने के लिए वाला फोर्स जिम्मेदार था, इसको कौन रोकेगा, एम जी, यही तो रोकेगा। अगर रोक पा रहा है तो ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, सो अब देखो, अब थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन को एक लेवल बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन ये सारे बहुत ईजी लेवल के हैं, ठीक है। अब मैं एक लेवल अगर बढ़ाना चाहूँ इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखना। इस पूरे में पूछा पूछा जा रहा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है कि m1 का एक्सेलरेशन बताओ, m2 का एक्सेलरेशन बताओ, m1 का एक्सेलरेशन बताओ, m2 का एक्सेलरेशन बताओ, तो कैसे बताओगे। बताना बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि मैं देख रहा हूँ कि रस्सी क्या है ना, सेम है। अब भैया रस्सी सेम है, रस्सी सेम है तो इसका मतलब टेंशन भी सेम होगा दोनों बॉडी का, और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको अलग पेज पे फिर से लेके चलता हूँ। मैं एबीडी नहीं बना रहा यार, बार बार एबीडी में बना के कर सकता हूँ, एबीडी से डेफिनेटली हमेशा एक्यूरेट आंसर आएगा। पर अपन लोग अगर अभी इस बैच में, अब इस वीडियो में ट्रिक सीख रहे हैं तो ट्रिक ही सीखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट। मैं मान लिया कि एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक। अब इसको नीचे ले जाने के लिए इसका कंपोनेंट कौन सा, एम जी साइन थीटा जिम्मेदार है। क्या ये इसको रोकेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं रोकेगा, ये तो आराम से फ्रिक्शनलेस है ना, तो ये आराम से आगे जाएगा। क्योंकि इसका फोर्स तो एम, जो m2g है वो तो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है और उसको ऑलरेडी नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, तो इसको इधर जाने में कोई तकलीफ नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा m1g अपॉन टोटल मास m1 + m2। खैर आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन लिखना हो तो क्या लिखूंगा, चूंकि ये नीचे जा रहा था और टेंशन ऊपर लग रहा था तो मैं लिखूंगा टेंशन माइनस m1g = m1 इंटू एक्सेलरेशन। बात खत्म। ऑफ कोर्स अगर मैं m2 की बात करूं तो m2 लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, हाउ। इसमें देखो टेंशन इधर था तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, इधर होगा। ऑफ कोर्स रस्सी में टेंशन इधर होगा, अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो हो जाएगा टेंशन माइनस कुछ नहीं, इधर कोई फोर्स ही नहीं है इसको अपोज करने के लिए, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू सॉरी m2 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से रखी हुई है तो t की वैल्यू आ जाएगी m1 m2g अपॉन m1 + m2 आंसर। तो ऐसे सवाल बहुत लुल हैं, ये देख के तुम्हें भले डर लगता हो पर अगर अपने को ट्रिक पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। देख रहा हो कितना इजी है। ऑफ कोर्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। सॉरी मैंने इसमें शायद मिस्टेक कर दिया है, m(g)t माइनस m1g साइन थीटा यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, बराबर m1 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे m1g साइन थीटा मैंने भूल गया था, इधर लिखा तो सही था कि m1g साइन थीटा होगा, ठीक है, दैट्स माई मिस्टेक, दैट्स माई मिस्टेक। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बहुत तरीका कारगर साबित होता है क्योंकि बहुत इजी होता है। अब ये है लेवल 2 का प्रॉब्लम, लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, लेवल 2 का प्रॉब्लम, लेवल 2 का प्रॉब्लम। अब लेवल 2 में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट का यूज होगा। देखो यहाँ पे जो ये पुली है ना, ये पुली जो है ना ये फिक्स नहीं है, ध्यान से देखो, ये पुली फिक्स नहीं है, मूव कर रही है। अब जब ऐसा पुली फिक्स नहीं हो, मूव करे, तो इसको करने का मैं तरीका तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रेंट अपन लोग यूज करेंगे, पर कंस्ट्रेंट को मैंने थोड़ा सा सिंपल लॉजिक में समझा, फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना। पहले तो खुद खुद को समझाया, अब तुम्हें समझाने आ गया हूँ, तो कोई नहीं, पहले समझते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी पुली यहाँ पे देखो मूव कर रही है, अब जब भी पुली तुम्हें लगे कि मूव करने लगी है, यहाँ पे मामला पहले जैसा नहीं रहा, तो अब क्या करना होगा, मान लिया, ध्यान से देखो, पुली अगर ये पुली जो है ऊपर नीचे होने लगी तो इसका मतलब ये है कि अब रस्सी में ये वाला जो टेंशन की बात अपन लोग कर रहे थे, अब तक जो टेंशन की अपन लोग बात कर रहे थे वहीं तक सेम होगा जहाँ तक एक रस्सी है, तो ये पूरी रस्सी एक है तो इसमें तो टेंशन सेम होगा। लेकिन अब एक्सेलरेशन की बात हम नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन सेम होगा, तो मैं एक्सेलरेशन से टेंशन को पकड़ूंगा। मान लिया इसमें टेंशन टी है, अब ये रस्सी सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, अब ए रस्सी सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। तो तुम इसका एफ बनाओ एक बार, एफ तो तुम देखोगे कि इस पे एक ऊपर टी लग रहा है, एक ऊपर टी लग रहा है, तो नीचे जो भी लग रहा हो, मान लो नीचे T2 लग रहा है, तो अगर ये चीज़
ये चीज़ स्थिर है तो मैं कहूँगा ना T2 इज इक्वल टू टी प्लस टी। ये T2 किसको आएगा, 2T के बराबर आएगा, आया ना। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे जो है वो किसके बराबर है, 2T के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से देखना, जहाँ पे ध्यान से सुनना, जहाँ पे एक्सेलरेशन, जहाँ पे टेंशन बढ़ गया एक्सेलरेशन घटेगा। अभी कैसे, ये तरीका बहुत लाजमी तरीका है। मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए है, तो चूंकि रस्सी सेम है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, और यहाँ पे रस्सी तो फिक्स है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो अगर मुझे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना हो तो मैं बोलूँगा इतना प्लस इतना बाई टू, मतलब ए प्लस ज़ीरो बाई टू। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ये नीचे की तरफ होगा ए बाई टू, ये ध्यान रखना। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए बाई टू होगा। क्या समझे इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से ये समझे कि ये जो पुली है ऊपर नीचे हो रहा है तो ये टेंशन तो सेम होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन अगर ए यहाँ है तो जस्ट वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, वेट फॉर 1 मिनट। ओके, सॉरी, ओके। सो अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा ना देख लो एक बार। इसमें पुली क्या कर रही थी ना, पुली फिक्स नहीं थी, पुली फिक्स नहीं थी तो ही लोचा था। तो जब लोचा हो रहा है तो अगर इसका टेंशन टी है तो ए वाली रस्सी भी टेंशन टी वाली होगी और ए वाली रस्सी भी टेंशन टी वाली होगी, लेकिन ये रस्सी यहाँ पे फिक्स है। तो ये चीज़ कंस्ट्रेंट से आती है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बट उतने डेरिवेशन में अपने को नहीं जाना है, अपने को तो ट्रिक सीखना है। तो ये चीज़ अगर मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस रस्सी का भी एक्सेलरेशन ए होगा, लेकिन इस रस्सी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। ए वाला एक्सेलरेशन प्लस ए वाला एक्सेलरेशन जोड़ के अदा कर दो, मतलब ए प्लस ज़ीरो बाई टू, दैट विल बी ए बाई टू। बात समझ में आ रही है मेरी? आई थिंक यू हैव गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार, एक दो बार नहीं, कई बार रिपीट हुआ है। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आओगा तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मिल गया अपने को। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, व्हाट शुड बी मेथड टू सॉल्व। फिर से एफ बनाने वाला काम। इसका एफ बनाओगे तो इधर क्या दिखेगा, इधर दिखेगा कि टेंशन, ये टेंशन इसको खींच रहा है और इस पर M1 फोर्स है, तो मैं टेंशन इजकल टू M1 इंटू ए लिख दूंगा। इसका एफ बनाओ काट के, इधर इधर क्या था, इधर टी था इधर टी था, तो इस पे इस ए वाला टेंशन क्या था, 2T के इक्वल था, और नीचे इंटू M2/2 लग रहा था। तो इसमें इसको लिखूंगा अगर, तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं M, चूँकि ये नीचे आ रहा है तो M2G माइनस 2T बराबर वाट, M2 इंटू A/2। ठीक, बात मेरी समझ में आ रही। अब टेंशन की वैल्यू तुम यहाँ से यहाँ रख दो, टेंशन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं लिख कर रखूँ इसको तो आ जाएगा M2G माइनस M1A इजकल टू M2 इंटू A/2। अब इसको ए इधर लेके आओ, आंसर आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ऐसे निकल के आएगी, ठीक है। अब देखो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा लेवल 2 का क्वेश्चन था, दिस इज इट मे बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन DC पांडे जी में भी तुम देखे होगे। अब ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, तुमसे पूछा जा रहा है कि छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। जैसे इसको छोड़ा जाएगा तो छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, आप में भी ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। तो इस सवाल को करना है तो कैसे करोगे भाई, नियम वही है यार। देखो मिर्ज़ापुर चलाने का नियम अभी भी वही है। नियम क्या है ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूँ रस्सी वाला पहले पकड़ो, इस किसी एक रस्सी को पकड़ लो। मेरे मन में विचार आया, मेरे मन में ख्याल आया कि इस रस्सी को पकड़ता हूँ तो ये रस्सी यहाँ तक गई है, तो मैं इस रस्सी को कहता हूँ कि इस रस्सी पे टेंशन टी है, इस रस्सी पे टेंशन टी है। ध्यान से देखना, ध्यान से। तो इस रस्सी, ये रस्सी और ये रस्सी सेम है तो इस पे भी टेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। इसमें भी रस्सी टेंशन सेम ही होगा। अगर इसमें रस्सी, इस रस्सी का टेंशन टी है, इस रस्सी का भी टेंशन सेम ही होगा। तो अब तुम मेरी बात एकदम आराम से पकड़ना। देखो इस ब्लॉक का मैंने मान लिया एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ये है और इस रस्सी में टेंशन टी है, ठीक। तो इस ब्लॉक का भी एक्सेल यहाँ, तो चूंकि ये ब्लॉक इस रस्सी से भी कनेक्टेड है, इस रस्सी से भी कनेक्टेड है, इस रस्सी से भी कनेक्टेड है, तो ये वाली एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट विल बी ऑल्सो ए।
अगर ये एक्सेलरेशन ए होगा तो ये वाला एक्सेलरेशन भी ये होगा। अब इसको थोड़ा सा ना पकड़ लो, किनारे लेके आओ। नहीं समझे यार, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं माना कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ये है, मुझे बस कंस्ट्रेंट से ये देखना है कि इस 2 kg वाले का एक्सेलरेशन किधर आएगा। उसके बाद से मैं चीज़ों को सॉल्व करने स्टार्ट करूँगा। तो चूंकि ये ब्लॉक हर रस्सी से जुड़ा है तो हर रस्सी का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ये होगा। तो अगर मैं इस रस्सी को बोलूँ, इस रस्सी को देखूँ तो देखूँगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए है, तो इसका मतलब ये रस्सी नीचे आई है, तो ये वाली चीज़ एक्सेलरेशन ए पे होगी। हाँ या ना। अब मैं इस रस्सी को काट के, इस पुली को काट के तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुम कहोगे कि इस पुली का एक्सेलरेशन यहाँ ए है, किधर, नीचे की तरफ, और ये चीज़ एक्सेलरेशन ए ले रही है ऊपर की तरफ, और मुझे एक्स निकालना है, यहाँ इसका एक्सेलरेशन मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका वाला देखो, अब जो नीचे एक्सेलरेशन है उसको निगेटिव लो, कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स करो, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को निगेटिव। तो मैं क्या लिखूँगा, हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो मैं इसका प्लस इसको लिख के अपान 2 करता हूँ तो थर्ड वाला मिल जाता है। तो मैं लिखूँगा ए ऊपर है तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक्स नीचे है तो माइनस एक्स अपान 2 इजिकल टू माइनस ए। मैं डायरेक्शन ऊपर ए था तो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, ए नीचे मैंने माना तो निगेटिव डायरेक्शन लिया। तुम जैसा डायरेक्शन लेना चाहो ले सकते हो, इट्स अ टोटली प्योर चॉइस। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आई, -3a। x की वैल्यू क्या आई, -3a। गॉट इट और नॉट। देखो ये 2 है और इसको इधर लेके आओ तो 3a हो जाएगा। x की वैल्यू सॉरी +3a आई। तुमने x की वैल्यू इंडिकेट कर दी है नीचे की तरफ, ध्यान देना। तुमने इसको 3a नीचे की तरफ इंडिकेट किया है। अब इसको काट के इधर लेके आओ, यहाँ पे देखो 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। ये चूंकि तुमने बोल दिया कि 3a नीचे की तरफ है, ठीक है, और चूंकि ए वाला ब्लॉक जो है ए वाला रस्सी बड़े वाले ब्लॉक से चिपका हुआ है, तो इसका मतलब जो बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वही इस रस्सी का भी है, तो ये ऊपर की तरफ ये है। मान लिया इसका नीचे की तरफ क्या है, अब x1 है, तो अपन लोग फिर से लिखेंगे वही इक्वेशन, a प्लस x1 इजकल टू 3a। तो a ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, x1 नीचे की तरफ है तो माइनस x1 इजकल टू 3a नीचे की तरफ है तो -3a, ये चूँकि अपॉन 2, इसको इधर भेजो तो a माइनस x1 इजकल टू -6a। तो x1 की वैल्यू क्या आई, 7a, ए नीचे की तरफ, दैट विल बी नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। एक्चुअली तुम्हें बात क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है। हमें इसमें एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा था कि अगर इसका एक्सेलरेशन ये हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसके एक्सेलरेशन के 7 गुना ज़्यादा इस बड़ा एक्सेलरेशन इसका होगा। अगर तुमसे इसी टाइप का एक और सवाल दिया जाए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार AMU में रिपीट किया गया है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं किसी एक रस्सी को पकड़ूंगा। देखो इसमें भी पुली क्या है, दिस पुली इज मूवेबल, अब ये पुली मूव कर रही है, तो अपन लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, माना ये रस्सी है, इसमें इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ये है, तो ये रस्सी चूँकि सेम है तो ये रस्सी जितना तेज एक्सेलरेट होकर ऊपर जाएगी, ये वाली उतनी तेज नीचे आएगी, तो ये नीचे ये हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बोलो, कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, या फिर ऐसे मानो इसको, ऐसे सवाल को, इसका नीचे की तरफ ना ए मान लो, तो इसका ऊपर के ये रस्सी सेम थी ना, ये रस्सी सेम है ना, इसका अगर तुमने नीचे की तरफ ए माना है तो ए रस्सी से ऊपर एक की तरफ ए हो जाएगी। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ है, ए नीचे की तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, इसका एक्सेलरेशन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो हमने पीछे हम लोग जो पीछे करते आ रहे हैं वही क्वेश्चन हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर मानते हैं इस क्वेश्चन में, अगर इस धागे को देखें, अगर इस धागे को देखें और हम बोलें कि भैया बताओ टेंशन क्या दोनों में सेम होगा, तो ऑफकोर्स सेम होगा, धागा एक ही है। तो यहाँ पे अगर टेंशन टी माने तो यहाँ पे टेंशन टी भी मानना पड़ेगा। अगर ये टेंशन टी है, टेंशन टी है, तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, टी प्लस टी, 2t हो जाएगा। अब ये टेंशन 2t है तो ये भी टेंशन 2t होगा, और अगर इसका टेंशन पूछा जाए तो दैट विल बी 4t।
हाँ है ना, 2t+2t 40 होगा। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन में थोड़ा सा रिलेशन देखें। अगर मैं इसका देखो, क्या इसका एक्सेलरेशन जो होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना जवाब दो। नहीं, बिकॉज एक की ये चीज़ ऊपर नीचे जा सकती है, दिस इज मूवेबल। तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ मानता हूँ, ऊपर मानूँ या नीचे मानूँ, चलो मैं नीचे मान लेता हूँ। अगर इसका एक्सेलरेशन मैं ए नीचे की तरफ मान लेता हूँ और इसका एक्सेलरेशन मैं बी नीचे की तरफ मान लेता हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या मानूंगा, a+p/2, a+b/2 नीचे की तरफ, हाँ या ना में जवाब दो। अब अगर ये चीज़ a+b/2, ए वाला धागा a+b/2 नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से, तो इसका जो अपोजिट इंड है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो a+b/2 वाले वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ख़त्म बात। तो चलो हम सबका बीडी बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1 kg को पहले काटो, 1 kg को काटो, 1 kg को काट के इधर लेके आओ। 1 kg वाले के लिए थोड़ा सा लिखो, 1 kg वाले को, 1 kg वाले को, दिस इज़ 1 kg। इस पर 2t ऊपर लग रहा है, नीचे सिर्फ mg लग रहा है, तो मतलब g, और एक्सेलरेशन इसका है a+b/2। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग लिखेंगे, चूँकि ये ऊपर जा रहा है, तो 2t माइनस जी इज इक्वल टू 1 × a+b/2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको और थोड़ा तुम चाहो तो सॉल्व कर लो, लिख लो 4t माइनस 2g इज इक्वल टू a+b। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको अभी रहने दो। ठीक, अब दूसरे पे आओ, इस पे आओ, आ गया, इस पे आओ, इसके पीछे वाले पे। अगर मैं इसका एबीडी बनाने के लिए बोलूँ तो तुम क्या बोलोगे, इसका एबीडी बनाने के लिए बोलूँ तुम बोलोगे भैया ए टी ऊपर था, ए से नीचे आ रहा है और इसका वेट है 3 kg, तो तुम बोलोगे कि इधर 3g लग रहा होगा और ये नीचे आ रहा है, तो तुम्हारा इक्वेशन यही होगा कि 3g माइनस व्हाट, 3g माइनस ऊपर का फोर्स टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 3 है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब तीसरे का इक्वेशन बनाओ, तीसरे का इक्वेशन बनाओ। ए हो जाएगा, नीचे देखो, नीचे एक्सेलरेशन है और 2g है, तो 2g माइनस बी इज इक्वल टू, मैं देखो मैं ए और बी दोनों नीचे मान लिया, तुम चाहते तो एक को ऊपर मानते एक को नीचे मानते, तुम्हारी चॉइस थी। मैं अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग माना हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2b माइनस टी इज इक्वल टू 2b। मैं लिखूंगा देखो टी, इसको 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2b। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, कितने इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, ऑफ कोर्स सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले टेंशन हटा देते हैं, टेंशन हटाने के लिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए घटा दो, तो ये हो जाएगा 2g में से 1g गया, तो ए जी बचा, 3a-2b। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब टी हटाना है, तो टी को पहले हटा लो, इन दोनों से भी टी हटा लो, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के रख दो। यहाँ से टी की वैल्यू एक बार क्या आई थी, एक बार बोलना, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3g माइनस 3 है। अब इस टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, 12g माइनस 4×12 a माइनस 2g इज इक्वल टू a+b। अब मैं 12g में से 2g घटाऊंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी 10g माइनस 12g। ठीक है, 12g है, और अगर इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 13g, या इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 13a+b। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आ गए, अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो और घटा दो और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 20g इज इक्वल टू 26, 13×2=26a+2b। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो 2b से 2b कट जाएगा, 20g प्लस 1g क्या हो जाएगा, 21g इज इक्वल टू 26×3=29a। ए की वैल्यू क्या आएगी 21, जी की वैल्यू रख दो 10/29, ये आ जाएगा 7.25 के आसपास। अब ए आ गया, ए आ गया, तो ए को किसी इक्वेशन में रख दो। ए को कौन सी इक्वेशन में रखना चाहोगे, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो ना, अभी छोटा सा इक्वेशन आया तो था, ये चौथा, चौथा में ए की इक्वेशन रख दो, बी आ जाएगा, बस ए और बी आ गया तो सारे आ गए, टेंशन भी आ जाएगा। इस इक्वेशन में बी की वैल्यू रख दो, टेंशन आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स इक्वेशन बहुत इजी था, आई होप कि आपने इक्वेशन समझा होगा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था। ठीक है, इसको करना भी बहुत टफ नहीं था। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। दिस इज़ होमवर्क 5।
दिस इज़ होमवर्क 5, ठीक है। ये भी आपके लिए ही होमवर्क है, ठीक है। ये भी आपके लिए ही होमवर्क है। जो ना आए तुम टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। और जो जिसका जिसका तुम आंसर निकाल पाओ तुम उसको ज़रूर मेंशन करना। कहाँ पे मेंशन करोगे? और कमेंट बॉक्स में। जो भी ना आया हो बेधड़क पूछो। हाँ, एक ये सवाल है यार, एक ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो, इसको नीचे लेके आने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है। तो मैं क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन बराबर जो कौन जिम्मेदार है? M1G जिम्मेदार है। M1G क्या ये नीचे लाने में विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है। तो -M2C अपन तीनों का मास तो टोटल होगा ना, जितने धागे से जुड़ा है, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ओके, तो आई होप मेरी बात तुम्हें क्लियरली समझ में आई होगी। बाकी अगर तुम्हें लगा हो कि इसमें कहीं पे भी कोई त्रुटि थी तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसको वो करूँगा, सॉल्व करूँगा। और अगर तुम्हें अपने तरफ से कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो यू कैन फ्रिक्वेंटली आस्क, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लेना यार, ये तुम्हारे लिए, दैट्स ऑल्सो फॉर यू। आप में से जितने लोगों ने भी सेशन को देखा, थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए हमसे पूछ सकते हो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।